1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 तब होगा बच्चों जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में, और अगर होगी तो बच्चों फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, ये समरी पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। एग्जांपल ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पेंडिंग, आज ही हो जाएगा या भी थोड़ी देर के बाद, ये कल हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये सम ऑफ डिजिट पेंडिंग है बच्चों। क्या है ये, नोट आपने पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, आने मेरे साथ ही पढ़ लें। कहता ये सफा नंबर है गुड्डू 125 पुरानी का 121। कहता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, और दूसरा है डिजिट मेथड, ये सम ऑफ डिजिट, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये जो भी यह देख लेंगे। कहता ऑफन टर्म एज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। क्यों, कहता बिकॉज बोथ मेथड्स गिव्स मोर डेप्रिसिएशन इन द अर्लियर ईयर देन द, एक है सम ऑफ डिजिट मेथड और दूसरा है बच्चों कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब रिड्यूसिंग है। क्या है बच्चों, जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पिछले साल से कम होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों ये पता रेजिडुअल वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर। कहता नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ। भाई ये है जी फुली डेप्रिशिएटेड। क्या क्या बच्चों, एक एसेट था बच्चों जिसकी लाइफ थी 4 साल, कितने साल भाई, और मेरे भाई वो 4 और रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000, कितनी, एक एसेट जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया, रेजिडुअल वैल्यू बच्चों कितनी, 10,000। मेरे भाई इसने टोटल डेप्रिशिएट कितना होना था, 90,000। टोटल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगी, देखो ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगी। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर चुका 4 साल सॉरी, तो मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताएं ये एसेट जो है ये किस पे पड़ा होगा, इसकी कॉस्ट थी बच्चों 1 लाख, 4 साल पूरे कर लिए इसने, 4 साल, और रेजिडुअल वैल्यू है मेरे भाई इसकी 10,000। मुझे बताएं जब इसने अपने 4 साल जिंदगी के पूरे कर लिए, अब ये एसेट किस पे पड़ा होगा, इसकी बुक वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यानी कॉस्ट माइनस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, यानी कॉस्ट माइनस बच्चों क्या, बुक वैल्यू किसके बराबर, ऐसे ही सर। तो यानी इसकी कॉस्ट 1 लाख, बुक का वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी ना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वो कितनी है, ये कितनी बच्चे। और जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेता है तो भाईजान एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होती है। लिखें एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, हेडिंग दो बच्चे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की, सारे नोट्स ही बनवा देते हैं इसके। लिखो जी फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की हेडिंग दो बच्चे, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की हेडिंग दो, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की हेडिंग दो। पहली बात लिखो, एक ऐसा एसेट जिसने अपनी यूजफुल लाइफ तो पूरी कर ली, एक ऐसा एसेट जिसने अपनी यूजफुल लाइफ तो पूरी कर ली लेकिन अभी भी बिजनेस की किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी बिजनेस की किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी बिजनेस की किताबों में पढ़ा हुआ है, ऐसे एसेट को फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कहते हैं। ऐसे एसेट को
ऐसे एसेट को फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कहते हैं। ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं बच्चों? यानी एक एसेट जिसने अपनी लाइफ पूरी कर ली, अभी किताबों में पढ़ा, यानी डिस्पोज है, ऐसे एसेट को क्या कहेंगे? अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आपके जहन में आना चाहिए। सोचो जरा क्या सवाल होगा वो। जी स्टूडेंट बन के सोचो जरा, स्टूडेंट ही है माशाल्लाह, सोचो जरा, सोचो। जी जी, एसेट जब अपनी लाइफ पूरी कर ले, अब किस अमाउंट पे पड़ा होना चाहिए इसे? वेल डन। अगली बात लिखो, लिखो, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, लिखो, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो ये रेजिडुअल वैल्यू, तो इसकी बुक वैल्यू, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इसकी बुक वैल्यू तो इसकी बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। तो इसकी बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। डन। ये बात तो आपको पता है माशाल्लाह, पहले से ही पता है। एक एसेट है भाई, उसकी कॉस्ट है 100,000, 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000। भाई 4 साल उसकी जिंदगी थी या 5, जितनी भी थी, उसने वो पूरी कर ली। अब ये एसेट किताबों में पढ़ा, किस अमाउंट पे पढ़ा होगा? अगर रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है तो 10,000 पे पढ़ा होगा, और अगर मेरे भाई 0 है रेजिडुअल वैल्यू तो किस पे पढ़ा होगा? अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वैसे आना आपके जहन में चाहिए, फुली डेप्रिशिएटेड, ये आपके जहन में आना चाहिए। जब एक एसेट, अभी लिखना नहीं है, उसने अपनी लाइफ पूरी कर ली, यानी फुली डेप्रिशिएट हो गया, आप मेरे भाई किताबों से नहीं निकाल सकते आप उसे, क्योंकि बिका नहीं है। किताबों से तो तब निकाल लेंगे जब एसेट जो है वो बिक गया, डिस्पोज हो गया। अब डिस्पोजल भी 3 तरह के हैं, या तो डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह दे, या फिर आप उसे बेच दें, या फिर क्या कहते हैं एक्सचेंज हो जाए। इन 3 चीजों के अलावा एसेट कभी भी किताबों से, डिस्पोजल के 3 सिनेरियोज हैं। बताओ उन तीनों में से है कोई? ये एसेट तो पड़ा हुआ है, आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहे जब तक करना है। लेकिन आपको समझाया था, यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है एक एसेट मैक्सिमम इतने साल डेप्रीशिएट होगा, इसके बाद डेप्रीशिएट नहीं होगा। हाँ, इसको इस्तेमाल जितना मर्जी करते रहे आप, ठीक है ना? अच्छा, नहीं, एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, एसेट फुली डेप्रीशिएट हो गया, एस्टिमेट चेंज नहीं है। आपने एक एसेट को जिस तरह इस्तेमाल करना था कर लिया। अब अगली बात यह है कि अब वो एसेट पुराना पड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, आप नए एसेट खरीदने हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। वो एस्टिमेट का चेंज होता है, सवाल में खुद बताएगा। अगली बात सुने, हाँ एस्टिमेट चेंज हो सकता है, लेकिन जब वो खुद के, अगर ना के तो फिर हम एस्टिमेट चेंज की तरफ नहीं जाएंगे। अगली बात सुनो अब बहुत तवज्जो से। यार अगर एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका, अब वो किताबों पे रेजिडुअल वैल्यू पे पड़ा हुआ है, क्या इसने अब डेप्रिशिएट होना है मजीद? अगली बात लिखो, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब है वो एसेट जिसने अपनी लाइफ पूरी कर ली। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट ब्रैकेट में लिखो, जिसने अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर ली, ब्रैकेट में लिखो जिसने अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर ली, जिसने अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर ली, वो अब मजीद कभी भी डेप्रिशिएट, वो मजीद कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो अब मजीद कभी भी डेप्रिशिएट, ठीक है चांद? रिड्यूसिंग पे नहीं, ये कॉन्सेप्ट फिर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है ना, रिड्यूसिंग में तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है गुड्डू। अच्छा अब सुने, क्योंकि उसमें तो हर साल एक्सपेंस कम 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 कम, एंड पे आके जब तक लाइफ पूरी करेगा एंड पे वो भी रेजिडुअल वैल्यू पे ही है, लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं, स्ट्रेट लाइन में होता है ऐसा। अच्छा मेरी अगली बात सुने, अगली बात सुने भाई। अब मेरा आपसे बहुत मासूमाना सवाल है, एक एसेट आपने लिया मेरे भाई 2018 में, कब लिया? उसकी 1 जनवरी 18,
एक एसेट आपने कब लिया भाई? जी मेरे भाई, एसेट लिया भाई आपने 1 जनवरी 2018 पे। डन। एक साल इधर पूरा हो गया, 31 दिसंबर 19 हो गया। 31 दिसंबर 19 हो गया। 31 दिसंबर मेरे दोस्त, हेलो जी 31 दिसंबर क्या हो गया बच्चों? 20। और इधर क्या हो गया? 31 दिसंबर 2021। 4 साल डेप्रीशिएट होना था, हो गया बच्चों। एक साल इधर, इधर, इधर और इधर, एक साल, एक साल, एक साल, एक साल, पूरे हो गए 4 साल। सही है सर। ये एसेट था 1 लाख रुपए का, कितने का? अब ये डेप्रीशिएट हुआ कितना बच्चों? पीछे रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? तू समझा? समझ जाएंगे। 10,000 है बच्चों क्या रेजिडुअल वैल्यू, क्या है? अब ये एसेट इस पे पड़ा होगा। एग्री? सवाल है मेरा आपसे एक, जब आप 2022 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगेंगे तो क्या करना है अब इसे? ये तो ओपनिंग एसेट्स में पड़ा हुआ है, ये इधर ओपनिंग एसेट्स में पड़ा होगा, ओपनिंग एसेट में इसकी कॉस्ट नजर आ रही होगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसकी 90,000 की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? देखो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो बात सुनो। जब आप करने लगेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, क्या करने लगेंगे? डेप्रिसिएशन। एक सवाल आप घर में आपको करने के लिए दूंगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 आप क्या करेंगे बच्चों? आप करेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स, क्या बच्चों? लेस क्या करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सा है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में होता है। ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, फिर आप करेंगे ऑन, फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑन, अब सुने बात सुने। फॉर एग्जाम्पल जी एसेट थे जी 9 लाख रुपए के टोटल, कितने के? डिस्पोजल सिफर है, डिस्पोजल है ही नहीं सवाल में, इधर 0 आ गया। अब मेरे भाई देखें, इस 9 लाख में एक ये वाला एसेट पड़ा है, ये वाला, जो कि फुली क्या हो चुका है। अगर बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इस पे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है? नहीं होनी। आप फॉर एग्जांपल रेट है 20%, अगर आप ये कर देंगे तो ये तो उन सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई जिन्होंने अपनी यूजफुल लाइफ अभी पूरी करनी है वो भी आ गए, और जिन्होंने पूरी कर ली है वो भी आ गए। दिस इज करेक्ट ट्रीटमेंट जी? क्या इनकरेक्ट है भाई? मेरे भाई इधर एक चीज और ऐड हो जानी है, लेस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब मेरी बात सुने बहुत तवज्जो से, इधर से 0 गया और इधर से उसकी कॉस्ट चलेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब लगाएं 20%। डन। चले मेरा बहुत मासूमाना सवाल जी, ये 10,000 किताबों में पड़ा रहेगा, बुक वैल्यू आपकी। एक अभी एक सवाल आपको देना है, ये घर से आप करके आएंगे, किताबों में ही पड़ा रहेगा क्योंकि रेसिडुअल जब तक बिक नहीं जाता। अच्छा मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो से, आपने बहुत तवज्जो से बात सुननी है। हम एडिशन को क्यों सेपरेट करते हैं बोलो? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 12 महीने इस्तेमाल। डिस्पोजल को क्यों सेपरेट करते हैं? एक ना एक दिन इसने चले जाना है जी। और मेरे भाई इधर भी फिर फुली डेप्रिशिएटेड को डिस्पोजल के नीचे लैदा नहीं लिखना चाहिए भाई। सुने सुने, आज तो नहीं, आज तो हमारे वाले साल के शुरू में ये फुली डेप्रिशिएट हो गया। कभी ऐसा भी तो हो सकता है हमारे साल में कुछ महीने इस्तेमाल हुआ और फिर जाके फुली डेप्रिशिएट हुआ।
तो बिल्कुल डिस्पोजल की तरह आपने ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इसकी लहदा क्या बना लेनी है, हेडिंग। ठीक है बच्चों, जब मैं इधर आऊंगा, इधर देखो, ये 1 लाख रुपए का एसेट है, कितने का, इस पे मैं जब 20% करूंगा और हमारे वाले साल में तो एसेट पहले ही फुली डेप्रिशिएट हुआ है, तो 0/12 करूंगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगला नोट लिखें, इसका अगला इंपैक्ट लिखें। इस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का सवाल पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना तो कॉस्ट में से माइनस करना है, ना अपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से करना है, हैं? जी लिखेंगे, पहले नोट लिखवाने देना, असल में होता क्या, फिर नोट अंदर रह जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। जब मैं लिखवा दूंगा फिर सवाल पूछ लेना। लिखें, क्या लिखवाया था यार, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का सवाल पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का सवाल पर कोई इंपैक्ट, आगे लिखें एक्सेप्ट। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एक्सेप्शंस आपको पता है, एक्सेप्ट ये जनरल रूल है, अब एक्सेप्शन है उसकी, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शन क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए सवाल पे इंपैक्ट होना है, बाकी एसेट का टी काउंट बनाएं या नोट बनाएं कोई इंपैक्ट नहीं। एक्यूमुलेटेड एसेट पड़ा रहेगा किताबों में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिब्बे में कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक है बच्चों, अभी आप सवाल एक घर से करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मेरी बात सुने, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब लिखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, लिखें जी, नोट, पहला नोट लिखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या इंपैक्ट होना है, पहली बात लिखी उसकी, इस फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को बिल्कुल डिस्पोजल की तरह ट्रीट करना है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को बिल्कुल डिस्पोजल की तरह ट्रीट करना है। और आगे लिखें वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हालांकि मैंने हेडिंग ऊपर बनवाई है, लेकिन माशाल्लाह से आप में से ही कुछ साइंसदान ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इसका मतलब है 4 स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, आदत पड़ी है स्टेप्स करने की इस दफा, इसलिए दोबारा लिखवाया है नीचे वाइल कैलकुलेटिंग। बताएं, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्पोजल को क्या करते हैं, ओपनिंग में से माइनस, लिखें आगे लिखें, यानी ओपनिंग एसेट्स में से माइनस करेंगे, यानी ओपनिंग एसेट्स में से क्या करेंगे, और ऑन डिस्पोजल के नीचे एक नई हेडिंग, और डिस्पोजल के नीचे एक नई हेडिंग फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के नाम से, और डिस्पोजल के नीचे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की नई हेडिंग ऐड कर देंगे, और फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की हेडिंग ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, और आगे लिखो, और जितने महीने हमारे वाले साल में, और जितने महीने
एसिड हमारे वाले साल में इस्तेमाल होकर फुली डेप्रीशिएटेड हो गया, और जितने महीने एसिड हमारे वाले साल में इस्तेमाल होकर फुली डेप्रीशिएटेड हो गया, उतने महीने की डेप्रीसिएशन उस पर चार्ज कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप इसकी एग्जांपल करेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। आप घर में पहले आप नोट्स पढ़ेंगे तवज्जो के साथ, फिर उसके बाद किधर गया यार फुली डेप, ये रहा एग्जाम्पल नंबर बच्चों 123। एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स। बच्चों रेलिवेंट अकाउंट्स जब भी आएंगे तो आपने एसिड का अकाउंट बनाना, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का और डिस्पोजल। ये एसिड क्या हुआ, ऐसा फॉर एग्जांपल हमारे वाला साल है 2022 में, एसिड हमारे पास पड़ा रहा फुली डेप्रीशिएट होने के बाद, 2023 में जाके बिका, तो 2022 में डेप्रीसिएशन चार्ज, और फिर जब बिकेगा तब एक ही दफा एसिड को क्या कर देंगे। अब ये एग्जांपल आपका होमवर्क है बच्चों, क्या है एग्जांपल ऑफ फुली डेप्रीशिएटेड एसिड, सफा नंबर 123। ये इस डिब्बे के बाद है, क्या है जी मेरे भाई। अब कोई सवाल है तो पूछ लें भाई, किताबें खोल, अच्छा क्लास है, अब सवाल है तो पूछ लें। क्लियर हो गया। असल में भाई देखो मेरे पास ना कोई चीज़ नहीं होती जिससे मैं देख के लिखवा रहा होता हूँ, तो वो फिर बच्चे कहते हैं सर आप कोई चीज़ ले आया करें उससे देख के लिखवा दें। ऐसे ना आपकी लर्निंग इंप्रूव नहीं होती। रट्टी रटाई चीज़ें सामने पढ़ी होंगी ना, तो जो पिछली दफ़ा पढ़ाया सेम एज इट इज़ वही होगा, तो कुछ चीज़ें नई नई जहन में आ रही होती हैं, इसलिए ये काम इस तरह हो रहा होता है फिर। अच्छा जी, अब मेरे भाई नेक्स्ट आए, जरा एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ, ये अगले सफे पे है, अगले सफे, बिल्कुल अगले सफे पे। ये आपने टेबल पढ़ लेना है और इधर आना है बच्चों। कहता जी ये बोल्ड वाला लाइन पढ़ें, कहता फुल मंथ्स डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ, व्हाइल नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ। अब ये कहना चाह रहे हैं अगर मिड ऑफ मंथ में आपने एसिड डिस्पोज कर दिया, या मिड ऑफ मंथ में आपने एसिड परचेज किया, या किसी एसिड में कोई डेट ही नहीं लिखी, तो आपने क्या अज्यूम करना है, आपने कहना जी पूरा महीना इस्तेमाल हुआ, पूरा महीना। फॉर एग्जांपल जी 13 जनवरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है। अब आपने 17 दिनों की डेप्रीसिएशन बोंगों की तरह नहीं कैलकुलेट करनी है, आपने कहना जी पूरा महीना एसिड इस्तेमाल हुआ, और अगर 13 जनवरी को डिस्पोज हो गया तो आपने दमशन का लेनी है एसिड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर जी अगर 28 जनवरी को एसिड जो है वो डिस्पोज हुआ, फिर तो भाई उसके लिए भी सादा रूल है, आपने अज्यूम करना है इस महीने में एसिड इस्तेमाल, ये नोट पढ़ लीजिएगा। और इधर मेरे पास साथ आए, कहता एडिशन कब हो रही है, 13 मार्च को, कितने महीने रेलेवेंट है, कहता 3 जून को एसिड के, और या बच्चों 3 जुलाई को, तो कितने महीने डेप्रीशिएट होगा। ये एडिशन का डेटा है, किसका है बच्चों, 27 दिसंबर को, तो कितने महीने, बोलो भाई कितने महीने। ये है बच्चों डिस्पोजल, ये क्या है। अब डिस्पोजल में देखें, कहता डेट ऑफ डिस्पोजल है 9 अप्रैल, तो भाई पहले 3 महीने एसिड हमारे पास रहा, 3 महीने। सितंबर है बच्चों, अब साइंसदान नहीं बनना, अगस्त तक रहना है आपने, किधर तक रहना है। अब मेरे भाई 26 अक्टूबर आ गई है, क्या आ गई है, तो अक्टूबर में, तो कितने महीने रेलेवेंट, अक्टूबर निकाल दें। सादा बात, एडिशन में सुने आसान करने के लिए काम, एडिशन में जो महीना आपके पास आ रहा है जिसमें एसिड परचेज किया वो महीना काउंट करना है। डिस्पोजल में जो महीना, जिस महीने में एसिड डिस्पोज हुआ वो महीना काउंट, डन भाई, सही है सर। अच्छा अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट ऑफ एसिड का, किसका, बस ये छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, ये करके लेक्चर खत्म कर रहा हूं जी मेरे दोस्त। भाई का सवाल है कि सर एक CWIP है, वो हमने CWIP से बिल्डिंग में कर दिया ट्रांसफर, जैसे फैम वाले सवाल में मेरा ख्याल है।
अब उससे बात ना कर, मेरा जवाब सुन जी। सवाल मेरे से पूछा, जवाब उनका सुन रहे। अच्छा, CWIP है मेरे भाई, आपने ट्रांसफर कर दिया बिल्डिंग में, सवाल में नहीं लिखा हुआ कि किस तारीख को किया, तो भाई अब तो तारीख की बात ही नहीं है, आप तो पूरा साल होगा ना, आप तो तारीख ही नहीं है। इधर है कि तारीख दी हुई है, तारीख पे तारीख। तो तारीख वाले केस में गुड्डू, जिस महीने में एसेट आया उसको कंसीडर कर लें, अगर तारीख दी हुई है एसेट चला गया तो उसको कंसीडर। अब ये अल्लाह आपको तौफीक दे दे, इसको पढ़ने की एक नजर पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों कंपोनेंट ऑफ एसिड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अमार जलाल मेरी तरफ, अमार जलाल बेटा मेरी तरफ, हुरैरा मेरी तरफ जी। भाई कंपोनेंट ऑफ एसिड का मतलब है एसिड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या है बच्चों? एक जहाज है, आप नहीं, एक जहाज है एरोप्लेन। क्या है बच्चों? अब ना बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कभी कभी ऐसा होगा वो कहता रही जहाज है उसकी लाइफ है 10 साल, जहाज की लाइफ कितनी है? कभी कभी ऐसा होता है कहता जहाज की जो सीट्स हैं उसकी लाइफ है 5 साल, इसका जो इंजन है उसकी लाइफ है 8 साल, इसकी जो बॉडी है बाकी स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ है 10 साल। अब बच्चों उसने जहाज को या किसी भी एसिड को मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? ये पेपर में इंशाल्लाह मैं थ्योरेटिकल एक सवाल भी बनाऊंगा, आप उसका 2-3 नंबर का, आए मेरे साथ पढ़ें। कहता ईच पार्ट ऑफ एसिड दैट है द कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट क्या हो बच्चों? दैट है द कॉस्ट सिग्निफिकेंट। क्या भाई? हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर आपके पास होगा, नहीं तो साथ वाले दोस्त को हाईलाइटर दे दें, थोड़ी शर्म भी दिलाएं उसे कि यार ले लो, सर ने कितनी दफा कहा है हाईलाइटर लेने का। और हाईलाइटर देने के बाद उसे वो शेर सुनाएं, उसकी जो एक लाइन आपको सुनाता होता हूं, है मेरा काम गरीबों की हमायत करना जी, दैट इज सिग्निफिकेंट। उमर इधर देख, इधर देख, अच्छा वो लिख के दे रहा है मेरा काम। अच्छा भाई सुने, भाई गरीब कैसे हो गए? आपके पास माशाल्लाह अपना अपना मोबाइल फोन है सबके पास, और आप हाईलाइटर 50 का, अगर ज्यादा मस्त मोबाइल बेच दो, ये वाला मोबाइल बेच के अल्लाह का एक तो शुक्र अदा करो, एक तो जान छूटी, और दूसरा अच्छे 2-4 रजिस्टर लो, अच्छे 5-6 हाईलाइटर्स लो, अच्छी किताब लो। भाई अगर सुने अगर एक एसिड ऐसा है जिसकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है। जिसकी कॉस्ट क्या है? ये याद रखनी है बात। कहता इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट, कहता उसकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट। क्या है बच्चों? अब स्टैंडर्ड के अंदर ये नहीं लिखा कि सिग्निफिकेंट कितने परसेंट है, 20 है, 30 है, 15 है, या कहता बस ये छोड़ें, पेपर में जब सवाल आएगा और कंपोनेंट्स में बिखरा होगा तो आपने उसे एक सिग्निफिकेंट ही अज्यूम कर लेना, फिर वो सवाल की शक्ल देख के पता चल जाएगा। कहता मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, एक एसिड है जिसके मुख्तलिफ क्या है? कंपोनेंट्स, और उनकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट। कहता आपने उनको क्या करना है? ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, इसको क्रैम करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। किन 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 लफ्जों को जो मैंने हाईलाइट किए हैं, एक एसिड जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा आपको याद भी नहीं करना, बोल दिया बस जहन में रह जाएगा इंशाल्लाह। एक एसिड, कहता जी ईच पार्ट ऑफ एन एसिड, कहता हर पार्ट की बच्चों कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट। कहता उसको आपने क्या करना है बच्चों? अच्छा सिग्निफिकेंट बच्चों इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट। ये नहीं कहना कि सर 1000 रुपए का एसेट है वो मेरे लिए तो सिग्निफिकेंट है, मैंने इसलिए इसे अज्यूम कर लिया सिग्निफिकेंट। अब आपका टोटल एसेट हो जी 500 मिलियन का, तो 1000 रुपए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन एसेट के लिए वो सिग्निफिकेंट शायद ना। किसको देखना है? टोटल कॉस्ट एसेट की। कहता दिस मींस कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइट बी स्प्लिट, का मतलब तोड़ना, इनटू सेवरल डिफरेंट एसेट्स एंड ईच डेप्रिशिएटेड। आपने ये अज्यूम कर लेना है कि हर पार्ट एक डिफरेंट एसिड है। क्या है बच्चों? हर पार्ट क्या है बच्चों? इधर आए, एग्जाम्पल 1 कहता एक कंपनी है द न्यू जहाज फॉर रुपीज बच्चों क्या? 10 मिलियन। कहता द कंपोनेंट अच्छा जो कल टेस्ट नहीं देगा तो वो फिर यही है। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट्स एंड यूजफुल लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब जेट का मतलब भी जहाज ही है ना,
अच्छा जी, जॉन चुप चुप। कहता इंजन कितना है 3000 मिलियन का, सीड्स कितनी है 1000 की, ये 2000 और ये फिटिंग्स क्या है बच्चों 2000 की, अदर पार्ट जो हैं वो कितने के। तो बच्चों देखो उसने इस 1000 को भी क्या किया है सेपरेट लिया, सही है सर, उसने इसको भी सिग्निफिकेंट कहा, सही है। कहता इनकी लाइफ ये। अब जब आप इसे डेप्रिशिएट करने लगेंगे तो भाई आप क्या करेंगे, इसको लेदर एसेट ट्रीट करेंगे, इस तरह टेबल सा बना लेंगे, मैं बताता हूं कैसे टेबल बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। कैसे यार, जिस तरह इधर बनाया है, जिस तरह इधर बनाया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया ना, ऐसे पहले आ जाएगा इंजन, फिर सीट्स, फिर फिटिंग्स, फिर क्या आ जाएगा बच्चों अदर पार्ट्स। उसकी कॉस्ट लिखेंगे और उससे जब डेप्रिशिएट करेंगे तो लेस, उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस। अभी बताता हूं कैसे। ये आए जरा इधर एग्जांपल नंबर 2 में। कहता एंशिएंट वाटर लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन बोटलिंग स्प्रिंग वाटर। कहता था कंपनी परचेज अ बोटलिंग प्लांट, प्लांट खरीदा कब बच्चों, ऑन 2 जैन 2002 या 12 जो भी है। प्लांट इज मेड अप ऑफ 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। जब भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आएगा उसको क्या करेंगे आप, सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे हर कंपोनेंट को, उसकी निशानी होगी, उसकी लाइफ डिफरेंट होगी, हर कंपोनेंट की क्या होगी बच्चों। कहता जी ये कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं, इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग और अदर स्ट्रक्चर। इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, ये दी हुई, इसकी रेजिडुअल वैल्यू ये दी और लाइफ ये दी हुई है, सबकी डिफरेंट। आप क्या करेंगे, इधर आए सॉल्यूशन में आए, आप इसकी वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे, इंजन इधर लिखा, कन्वेयर बेल्ट लिखा और अदर स्ट्रक्चर लिखा, ये उसकी कॉस्ट प्राइस लिख दी। क्या लिख दी, अब आपको याद है कि भाई कॉस्ट के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड होती हैं, देखे ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। अब जिस जिस के अंदर कहेगा उसमें क्या करते जाएंगे, ऐड। फॉर एग्जांपल कहता जी इंजन को लेके आने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ 10,000 रुपए का, कितने का, इसमें ऐड कर देंगे। बाकी किसी में ऐड, फिर जिसमें कहेगा उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह टेबल बना लेंगे ना। अच्छा इधर आए जी। कहता आपने क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्या करनी है, अच्छा अब जनरल एंट्रीज जब आप पास करेंगे ना तो अलहदा अलहदा कर दीजिएगा। कैसे, इधर देखो, इंजन डेबिट और कैश क्रेडिट, या अगर आपने ऐसे नहीं करना, कैश को एक ही दफा क्रेडिट करना है तो फिर इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट, और कैश एक ही दफा। ये कंपाउंड एंट्री है, ये क्या है। अगर अलहदा करनी है, इंजन 15 लाख से 1.5 15 लाख से डेबिट और कैश 15 लाख से, ये डेबिट, कन्वेयर बेल्ट और फिटिंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ये डेबिट और कैश। लेकिन ये बड़ा लंबा काम है, तीनों को एक ही दफा डेबिट करें और कैश को एक ही दफा क्या कर दें। अच्छा जी, अब मेरे भाई अगली बात बता रहे हैं आपको। कहता जी डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड, कहता ये कितने का खर्चा है बच्चों, 7 लाख, बोलो 83,000। अब इधर एक सवाल पैदा होता है, इधर एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन किसकी है। अजम्पशन नहीं लेनी चांद, अजम्पशन नहीं लेनी, बताएगा। अगर ना बताई हो फिर तीनों में ले लेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग तो बच्चों ऐड नहीं होनी, ये आपको पता है, ये एक्सपेंस आउट होना है, इसका खर्चा, इसकी एंट्री क्या होगी, इसका होगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश बैंक, इसको कैपिटलाइज करना डिलीवरी को। पढ़ने कहता प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन 1 Feb, अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। ऑल्दो प्रोडक्शन जब मर्जी बिगन हो, हमारे लिए क्या है बच्चों, ये हमने प्लांट को डेप्रिशिएट कब करना, 11 महीने करना है, सही है सर, 11/12 होगा ना। कहता था प्लांट वॉज टेम्परेरीली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर। बच्चों बताओ अगर प्लांट टेम्परेरीली आइडल विला पड़ा रहे आपकी तरह, उस पर डेप्रिसिएशन आनी है या नहीं आनी। एक्सेप्शन क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन खैर वो तो इररेलेवेंट बात है ना, उसमें तो यूनिट्स देखते हैं। अच्छा लेकिन बताओ बच्चों ये आइडल पड़ा रहा, 1 महीने का माइनस होगा इधर से एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, 11/12 ही होगा। इसको क्या करना है बच्चों, इग्नोर। कंपनी यूजेस कौन सा मेथड भाई, कहता ऑल अदर कॉस्ट, बहुत अहम बात, बहुत तवज्जो तलब बात, ऑल अदर कॉस्ट। ऑल अदर कॉस्ट का मतलब है ये दोनों, लेकिन ये तो आपको पता है एक्सपेंस आउट होनी है ना, कंफ्यूज करने के लिए दी है। आर कंसिडर्ड incurred evenly between 3 significant components of the bottling plant where appropriate, कहता जिधर पॉसिबल हो, जिधर क्या हो,
स्टाफ ट्रेनिंग तो कभी भी कैपिटलाइज, लिखो इधर लिखो, यानी इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है। जी जी मेरे दोस्त, इवनली का मतलब होता है इक्वली, इवनली का मतलब होता है इक्वली, इक्वल हिस्सों में आपने तोड़ना है। किस में तोड़ना है गुड्डू? आगे उसने बताया है, कहता 1/3 कॉस्ट इज एलोकेटेड टू ईच कंपोनेंट, टू ईच। अब मेरी बात सुनो, टोटल कितना 783, तो भाई 1/3 यानी डिवाइडेड बाय 3 कर दो ना। इधर देखो ये है 1/3। और अगर आपने दूसरी तीसरी में अच्छी मैथ पढ़ी है उस्ताद से, तो वो आपको बताते हैं कि इसको इस तरह भी किया जा सकता है। अच्छा जी मेरे भाई, डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया ना जी। अब मेरे भाई सुनो, इंजन में कितना ऐड करना है? 1/3। कन्वेयर बेल्ट में कितना ऐड करना? 1/3। अदर स्ट्रक्चर में कितना ऐड करना है? और बैंक कितने से क्रेडिट? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कितने से डेबिट और बैंक कितने से क्रेडिट? इसको कैपिटलाइज नहीं करना। अब आपका रह गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब पहले तो इधर आए, पहले इधर आए। सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बनाया होगा वर्किंग में। अच्छा, आप इस वर्किंग के अलावा आप कोई भी और फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी है। क्या है? पहले आप इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे लैदा, फिर वर्किंग 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। यार ये बहुत लेंथी है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, बेशक पहले देख के लिख लीजिएगा, पहले जुबानी ना, पहले जरा आपके हाथ पे आ जाएगा ये स्ट्रक्चर। आपने अज्यूम करना जिस तरह नोट का सवाल नहीं होता उसी तरह का है। पहले ये लिखा, फिर उसमें ऐड क्या किया? डिलीवरी कॉस्ट ऐड कर दी, 261 261 261। टोटल कितना आया? ये आ गया। डन बच्चों। अब ये आपको लैदा ये करने की जरूरत नहीं है, ना भी करें तो खैर है। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने क्या करना है चांद? क्या करना है? डेप्रिशिएट। अब आपने ना वर्किंग करनी है, कर ले, नहीं भी करनी तो जरूरत, इधर आए। अब आपने जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो भाई मेरी बात सुने, अब ना आपकी मर्जी है, या तो एक दफा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंजन का, फिर उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर क्या कहते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कन्वेयर की, फिर एक दफा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें, फिर उसके बाद क्यूमुलेटेड। या फिर आपको पता है डेप्रिसिएशन का तो हम टी अकाउंट वैसे नॉर्मली बनाते नहीं, बस एक ही एंट्री करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट लैदा बनेगा। जैसे हर पार्ट को आपने सेपरेट एसेट ट्रीट किया, आपने बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट को सेपरेट लिया, अदर स्ट्रक्चर को सेपरेट लिया, और मेरे भाई आपने इंजन को सेपरेट लिया, तो कॉन्ट्रा एसेट भी सेपरेट सेपरेट होंगे ना। अच्छा, अब आपने जब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे बताएं? इंजन की टोटल कॉस्ट कितनी आई? देखो, इंजन की टोटल कॉस्ट 15 लाख प्लस 1/3 जब किया तो कितना आया था? तो ये आया जी डेप्रिसिएशन जब आपने कैलकुलेट की, आप इधर ही कर लें बेशक, इसकी आई होगी मेरे भाई, इधर करें अगर 1500, मैं बगैर सिफर के कर रहा हूं, प्लस 261 डिवाइडेड बाय कितने साल लाइफ थी? लाइफ बताओ कितने साल थी? 5 साल। मल्टीप्लाई बाय, बोलो सॉरी, मादरत रेजिडुअल वैल्यू भी है, माइनस कितनी है जी भाई, और मल्टीप्लाई बाय 11 जब आप उसकी करेंगे बेल्ट की, कन्वेयर बेल्ट और अदर फिटिंग्स वगैरह, उसकी कितनी कॉस्ट थी बताओ? 2 प्लस 261, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? नहीं, तो डिवाइडेड बाय 8 था ना, मल्टीप्लाई बाय 11/12, और इसकी कितनी है बोलो? ये था क्या? प्लस 261 और रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, ये आया और ये आया। बताओ जरा कितना कितना आता है? 8 के 9? चल ना 9 कर लेते हैं। इस इधर सुने, इसकी आप ना देखें, अब ये टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया होगा आपके पास। आप देखें मेरी बात सुने, या तो करें डेबिट, कितने से बच्चों बोलो?
नहीं नहीं, एक मिनट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 231 से किसका है ये वाला बोलो? ये इंजन का है। किसका है? फिर दोबारा एक दफा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें। हम असल में डेप्रिसिएशन का एक ही टी काउंट बनाते हैं, इसलिए दोबारा करने की जरूरत, अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इस तरह कर ले, इस तरह कर लो जैसे आपको बेहतर लगता है। और ये क्या है बच्चों? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई बात समझे हैं? और अगर ऐसा नहीं करना, अल्टरनेटिव क्या बच्चों? देखो कॉन्ट्रा एसेट तो लैदा ही बनेगा ना, वो तो एसेट का अकाउंट जब लैदा तो उसका भी। आप एक ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करें इकट्ठी करके, और वर्किंग का रेफरेंस दे दें जो भी है। कितनी? 7। और अलहदा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट सबका सेपरेट होता है यार। जिस तरह हर क्लास का डिफरेंटली बनाया था, इधर भी उसने यही कहा है कि इसको भी सेपरेट रखो जी। कितना आया? 231। फिर आया 259, और फिर कितना आया? ये किस पे थी बच्चों? ये किस पे थी? और ये डन डन डन। अच्छा, ये एंट्रीज उसने कर दी। अब जब अगला साल आएगा तो अगले साल तो 12/12 ही होगा ना, तो ये एंट्रीज कर रहेंगे घर से। अच्छा, अब एक बात सुन लें, आपने क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर्स का करके आना है। स्पुटनिक इस तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी सेम ये था बच्चों, कॉस्ट मॉडल। ये क्या था? वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। वो क्या है मेरे दोस्त? वो क्या है? एक मिनट दे दें बस, 1 मिनट दे दें बस। जी भाईजान, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें, मेरी बात सुने। ये है कॉस्ट मॉडल। वो कौन सा मॉडल है? बहुत तवज्जो से बात सुननी है। और मजे की बात बताऊं, इधर देखें, मजा आएगा इंशाल्लाह। इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई, ये जिस तरह आपने वर्किंग की है ना, ये वाली आपने सेम इस तरह वर्किंग करनी है, इस तरह फैला देना है। 3 एसेट्स हैं उसमें, कितने हैं? आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसी तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सारों की लैद आ जाएगी। इसके नीचे ही आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। अब आपके पास क्या आया? बुक वैल्यू। क्या आया यार? वो देखो, मेरी बात सुनो, वो जो आप फॉर्मेट नहीं बनाते, इधर देखो, आप वो फॉर्मेट बनाते हैं ना, डेट, भाई फॉर एग्जांपल एक है जी बिल्डिंग, एक क्या है? फॉर एग्जांपल, फिर है जी प्लांट, फिर क्या है? और इधर अदर एसेट आ गया, कोई भी और आ गया। पहले आप एक एसेट लेते हैं ना, अब वर्किंग में कितने एसेट्स आ जाएंगे? इधर क्या आ जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और इधर क्या आ जाएगा? सबको साथ लेके चलना है। बात समझे? इधर आ जाएगा फॉर एग्जांपल 1 जनवरी जो भी है, इधर उसकी आ जाएगी कॉस्ट। सुन लो भाई, सुन लो, अगर कोई कॉस्ट कैपिटलाइज होनी हुई वो भी नीचे आ जाएगी। इधर आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और इधर टोटल का कॉलम बनेगा, टोटल का सॉरी, इधर आएगा भाई टोटल का कॉलम, फिर आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर क्या आएगा भाई? ओ भाई इधर देख, आपने क्या किया, 1 2 आप इस तरह कर लेना, जरा टेबलर उस तरह कर लेना। ये आपके पास टोटल आ गया। क्या आ गया भाई? फिर उसके अंदर अगर कोई कॉस्ट ऐड होनी हुई तो वो हो जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 15 आया, और इसमें से क्या होना है? डेप्रिसिएशन। डन। अब मेरे भाई आपके पास क्या आ जाएगी? 31 दिसंबर 15 पे जीबीवी आ गई मेरे भाई इधर। अब पता क्या किया हुआ उसने सवाल में? सवाल आसान है, स्ट्रक्चर यही रखिएगा, एक लाइन छोड़नी है आपने। फॉर एग्जांपल इधर 1 जनवरी 16, मैं तो वैसे ही डेट्स ले रहा हूं ना। इधर आ गई बच्चों क्या? रीवैल्यूड। उसने रीवैल्यूड अमाउंट टोटल दी हुई है। इधर क्या दी है? ये आपको निकालनी पड़ेगी, ये और ये। अगर आप ना भी निकाल लें तो कितना बड़ा मसला नहीं है। आपको जो समझ आएगा ना,
आपने टूटी पजी गलत मलत आपने किसी तरह, ये उसने असल में सवाल में ये कहा है, सुनना भाई सुनना। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू है 10 रुपए, कितनी है? तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये है जी 4 रुपए और ये है जी 5 रुपए और ये है 1 रुपए। कहता जो टोटल रीवैल्यूड अमाउंट है ना वो आपने दी, उसने आपको दी हुई है। कहता आपने ना वेटेड एवरेज लेना है। क्या लेना है? कहता जी इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है। अगर मैंने वेटेड एवरेज लेनी है तो मेरे भाई 4/10 ये वेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय रीवैल्यूड अमाउंट, ये इसकी आ जाएगी, ये इसकी आ जाएगी, इसकी, फिर 5/10 मल्टीप्लाई बाय, यानी जो आपको समझ आता है ना आपने कोशिश करके इस डिब्बे को फिल कर देना है, जो समझ आता है गलत मलत। अच्छा अगर ये ना भी समझ आए तो ये टोटल तो लिख ही देंगे ना आप। अच्छा देखो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, मैं चाहूं तो ये खुद सवाल पहले करवा दूं। मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाह रहा हूं, अगर पेपर में अनसीन चीज आ जाए तो उससे फाइट कैसे करते हैं, ये आपकी आदत डेवलप करनी है इंशाल्लाह। क्या करनी है? देखो आप इसमें से अगर 40-45% मार्क्स भी लेंगे तो आपका पेपर पास है इंशाल्लाह। करके आएंगे ये? चलें शाबाश, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 15, और कल आपकी क्लास 2 बजे होगी दोस्त जी इंशाल्लाह। नहीं 9 बजे नहीं होगी, कल 2 बजे क्लास होगी, 9 बजे नहीं। अल्लाह हाफिज।